हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौंसल मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सी टेट 28 दिसंबर 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास। विद्यार्थियों, तुम सभी ने अच्छा काम किया है। लड़कों, तुम हमेशा शोर मचाते हो। लड़कों और लड़कियों, चलो हम सब एक खेल खेलें। विद्यार्थियों, मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी। लड़कों, तुम हमेशा शोर मचाते हो। क्योंकि क्लास में लड़के ही शोर नहीं मचाते हैं, लड़कियां भी शोर मचाती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास। लेड, सोडियम, कॉपर या फिर सिलिकॉन। दोस्तों, करेक्ट आंसर है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। तो लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन कौन सा कथन करता है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास। सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशे द्रव्यमान कम होता है। लड़के व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। तो ये क्या है, लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, शादी ब्याह में आपने देखा होगा तो वहाँ पे जो हलवाई खाना बनाते हैं वो भी बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, और वहाँ पे सब लड़के बनाते हैं, है ना। तो इसलिए ये हमारा क्या, लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास। नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है, और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया जो घोंसला है अपने अंडे देने के लिए चुनती है। तो यह कौन सी चिड़िया है, ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास। वीवर बर्ड यानी बुनकर पक्षी, कपोत यानी कबूतर, टेलर बर्ड, सन बर्ड। दोस्तों, करेक्ट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीवर बर्ड। अगला प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई होती हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास। मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी, ततैया, दीमक या चींटियां। चींटियां, मच्छर, मकड़ी, मधुमक्खी, हाउस फ्लाई या दीमक। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से कीट क्या समूह में रहते हैं, आपने देखा होगा ततैया, दीमक और चींटियां। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास। फूलों की पहचान कीजिए। तो फूलों की पहचान करनी है, ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से बताना है। केवल रात में ही खिलता है। केवल रात में ही खिलता है। औषधि बनाने के काम में लिया जाता है। रंगाई के काम में लाया जाता है। पूरे वर्ष भर खिलता है। तो ये बताना है आपको। देखो, कह रहे हैं केवल रात में, तो ए बी सी और डी क्रम से हैं। तो ये चारों दे रखे हैं, तो वो कौन से हैं। गुड़हल है, गेंदा है, गुलाब या धतूरा। रात की रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, केवल रात में ही खिलता है। इसी से आप पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सा है, रात की रानी। ठीक है, जो रात की रानी का पौधा होता है, जो उसके फूल होते हैं, वो रात में ही खिलते हैं। तो बाकी सब में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रात की रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब। ठीक है, औषधि बनाने के लिए जो काम में लिया जाता है वो क्या होता है, गुड़हल। रंगाई के लिए काम में कौन सा लिया जाता है आपका, गेंदा। पूरे वर्ष भर में
खिलता है, ठीक है। गुलाब क्या है, हमारा पूरे साल खिलता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये नेगेटिव वाला बताना है आपको। ऑप्शन है हमारे पास, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, श्रमिक मक्खी काम करने वाली मक्खी नर मक्खी होती हैं, छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रमिक मक्खी जो काम करने वाली मक्खी है वो नर मक्खी होती है, तो ये हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि जो छाता होता है मधुमक्खी का उसमें कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, ठीक है, तो वो काम नहीं करती हैं, है ना, जो और मक्खियाँ होती हैं वो काम करती हैं, और केवल रानी मक्खी होती है। ये और ये तीनों हमारे इसमें करेक्ट आंसर दे रखे हैं, बाकी ये हमारा नहीं वाला दे रखा है ना, कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा है इसमें, श्रमिक मक्खी यानी कि काम करने वाली मक्खी नर मक्खी होती है, ये गलत ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है, ये बताना है। टमाटर, बैंगन, आम, केला, बैंगन, मूली, टमाटर, केला, अदरक, केला, भिंडी, आलू, तो आपको पता चल जाएगा क्या है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर होएगा, टमाटर, बैंगन, आम। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए केला, बैंगन, मूली, मूली हमारा फलों में नहीं आता है ना, जो पेड़ पे लगते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फलों में गिने जाएंगे, ठीक है, तो ये तो हमारी जड़ होती है। अदरक भी हमारी क्या जड़ होती है, और आलू भी हमारा जड़ में गिना जाता है, तो इसलिए क्या होगा, टमाटर, बैंगन और आम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें भी नेगेटिव वाला आपको बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जा सकता है, तो नेगेटिव वाला बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक है, तो यही हमारा क्या इसमें नेगेटिव वाला ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं, ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय या अरावली, तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट, ठीक है। तो एक अहमदाबाद से जो त्रिवेंद्रम की ओर जा रही है, तो वहाँ पे कौन सी है, पश्चिमी घाट में होती हैं कई सुरंगें, ठीक है, किन पहाड़ियों में है, तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है, तो ये बताना है। अभी कथन दे रखा है, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं, तो दोस्तों ए और ये बताना है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये हमारा जो अभी कथन दे रखा है बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें क्या होता है, केवल मादा हाथी होती है और बच्चे होते हैं, ठीक है। जब हाथी बड़ा होता है, जो नर नर हाथी होता है वो झुंड से अलग हो जाता है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या करेक्ट है, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमता है, तो ये भी हमारा करेक्ट दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है ना, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चे के रक्त परीक्षण रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है, तो ये किसी क्लास के बच्चों का जो हीमोग्लोबिन है वो दे रखा है। जो अमन है उसका कितना है 8 ग्राम, और राधिका का है 10 ग्राम, सुरजीत का है 14 ग्राम और मारिया का है 6 ग्राम, तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से इन बच्चों में
रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया है, इसमें से किस बच्चे को एनीमिया है, तो ये बताना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें हमारा अमन को भी है ना, तो अमन को हो जाएगा एक तो, क्योंकि 8 ग्राम है, ठीक है, और दूसरा राधिका का 10 ग्राम है, तीसरा मारिया का 6 ग्राम है, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 14 ग्राम से ऊपर होना चाहिए किसी भी व्यक्ति में, जो खून की मात्रा होती है वो 14 ग्राम से अधिक होनी चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये पूछ रहे हैं कि किन बच्चों में है, तो अमन, राधिका और मारिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमन, राधिका और मारिया। अगला प्रश्न है हमारे पास, चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दो कथन दे रखे हैं, सभी चिड़ियों के सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, चिड़ियाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि S1 और S2 दोनों ही क्या गलत ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। जो चिड़िया हैं सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, ठीक है, ये गलत ऑप्शन दे रखा है ना। क्योंकि जो चिड़ियों की जो आंखें होती है वो कहाँ होती है, सेंटर में होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर दोनों ही हमारे क्या गलत दे रखे हैं, अलग अलग ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती, जबकि ऐसा है कि अलग अलग ध्यान केंद्रित कर पाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बाघों यानी टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं हैं, उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं, तो ये बताना है। ऑप्शंस हैं, संवेदनशील गलमुच्छे, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, जोर से गरजना, सुनने का तीव्र आभास। दोस्तों करेक्ट इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोर से गर्जना, ठीक है। तो क्योंकि पूछ रहे हैं कि बाकी कौन सी विशिष्टताएं हैं जो उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने से अपने शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं, ठीक है। तो जो मदद करती हैं वो क्या है, वो तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। तो वो निगेटिव वाला पूछ रहे हैं ना, निगेटिव वाला पूछ लिया उन्होंने, नहीं वाला। तो अगर ये आपको निगेटिव का ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन क्वेश्चंस में नहीं पूछ लिया तो आप एकदम से टिक कर देते हैं कि संवेदनशील गुलमुच्छे, ठीक है, ये तो शिकार को पकड़ने में उसकी मदद करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर होएगा, अगर जोर से गरजेंगे तो क्या शिकार भाग जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो पार्क दे रखे हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट कहाँ पे स्थित है, दोस्तों ये हमारा आपको पता है उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हो जाएगा। सेकंड वाला हमारा कुछ में दे रखा है, देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में ए हमारा सेकंड दे रखा है ना, बाकी ए हमारा थर्ड है, 4 है, और ये अलग अलग दे रखे हैं इस तरह से। तो बस इसमें आपको एक पता होना चाहिए, जिम कॉर्बेट कहाँ पे है यहाँ पे, और बी वाला फर्स्ट, इसका मतलब बी ये जो हो जाएगा हमारा असम में हो जाएगा, सी वाला फोर्थ है तो ये हमारा राजस्थान में हो जाएगा, और डी वाला ये हमारा गुजरात में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने के मौके देना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्या अर्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, या बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक जीवन से जोड़ने की जब बात होती है तो वहाँ पे क्या होता है, उनके उद्देश्य की पूर्ति होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, तो उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास नहीं है, तो निगेटिव वाला पूछ रहे हैं इसमें भी, है ना।
तो ऑप्शन है हमारे पास प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल या फिर श्रवण कौशल। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रदर्शन कौशल। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का गुण है। तो कौन सा गुण है इनमें से वो बताना है। ऑप्शन है हमारे पास सृजन, चयन, भाषण, लेखन। सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से हैं ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए भी है हमारा, है ना, जो समस्या समाधान का गुण है क्या, क्रिएटिविटी, सृजन ऑप्शन नंबर ए, चयन ऑप्शन नंबर बी, ये भी है हमारा। ठीक है, भाषण और लेखन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी। तो ए और बी दोनों कौन से हैं, समस्या समाधान के गुण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ न पाएँ, बच्चों के दैनिक रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। तो यही वाला इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के दैनिक रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। जो ईवीएस के टीचर की भाषा है कैसी होनी चाहिए, बच्चों की दैनिक रोज़मर्रा की भाषा से रिलेटेड होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे। तो ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं। देखो शिक्षकों की बात तो होती नहीं है ना, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं, ये भी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन है हमारे पास, विद्यार्थियों से परिचर्चा, कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा का बनाना, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। ये क्या होगा हमारा, सबसे न्यूनतम वाला पूछ रहे हैं। ठीक है, ईवीएस का जो शिक्षण है उसमें क्या न्यूनतम महत्वपूर्ण, जिसमें पूछते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। तो इनमें से आपको जो बेस्ट ऑप्शन होगा वही बताना था। ठीक है, तो न्यूनतम महत्वपूर्ण मतलब कि नेगेटिव वाला, मतलब नो वाला पूछ रहे हैं, है ना, नोट वाला क्वेश्चन है ये, तो नोट वाला पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, तो ये हमारा क्या सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, सजा नहीं देनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, जो बच्चे या तो आज्ञाकारी हैं और या फिर आज्ञा ना मानने वाले हैं, कैसे भी बच्चे हैं, तो बच्चों को सजा को नहीं देनी है। ठीक है, तो यही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे न्यूनतम वाला पूछ रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन है हमारे पास, छात्रों को भ्रमित करना, छात्रों में तर्क क्षमता का विकास करना, छात्रों को भ्रमित करना और उससे आनंद प्राप्त करना, छात्रों को खेल खिलाना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा ये सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों में तर्क क्षमता का विकास करना। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। तो किस चीज़ के संकेतक हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, इनमें से चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है छात्रों की जिज्ञासा के, तो ये भी करेक्ट है ना, और छात्रों की समझ में अंतर के, शिक्षक की क्षमता के। तो शिक्षक के बारे में तो कम बात करनी होती है ना, हमें बात करनी होती है छात्रों के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इसमें दोनों हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये पहले वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी, ऑप्शन नंबर ए और बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन बताना है, इसमें से कौन सा हमारा गलत कथन दे रखा है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ईवीएस एक अंतर विषयक विषय है।
ईवीएस को स्थानीय संसाधनों के माध्यम से सीखना चाहिए। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से संबंधित है। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 ये सी ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो गलत कथन की बात हो रही थी, तो ये तो हमारा ठीक है। कक्षा जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें हमारा ईवीएस का अलग नहीं है ना। भाषा और जो गणित है उसी में हमारा क्या ईवीएस दिया हुआ है। ठीक है, और ईवीएस को स्थानीय संसाधन के माध्यम से भी सीख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। एक अंत्य विषय है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। गलत कथन की बात हो रही थी, मतलब नोट वाला क्वेश्चन है ये भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आप जल्दी से गलत ऑप्शंस को टिक कर देते हैं वहाँ पे ना एग्ज़ाम में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या जैव विविधता के अध्ययन से संबंधित है, यही हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? तो ऑप्शन है हमारे पास, उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देंगे, उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करेंगे, या उनके कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करेंगे और उनके लिए उपचारात्मक उपाय तैयार करेंगे, या उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देंगे। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनके कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करेंगे, है ना, और उनके लिए उपचारात्मक उपाय तैयार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में क्या डैश शामिल है? तो इनमें से बताना है क्या कौन सी चीज़ शामिल होगी। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा और विद्यालय शिक्षा। तो पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है, दोनों प्रकार की शिक्षा शामिल होती हैं, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, जब शिक्षक डैश पर बल देते हैं तो छात्रों में अवधारणात्मक समझ में सुधार होता है। तो ये बताना है कि छात्रों में अवधारणात्मक सुधार कब होता है, जब शिक्षक किस चीज़ पर ध्यान देते हैं। इनमें से ऑप्शंस दे रखे हैं, तो संवाद, लिखित या मौखिक परीक्षा, पाठ्यपुस्तक या प्रतियोगिता। तो ये तो हमारे दोनों गलत ऑप्शंस हैं। इनमें से दोस्तों हमारा क्या संवाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब शिक्षक संवाद पर बल देंगे, है ना, जब शिक्षक संवाद पर बल देते हैं तो छात्रों में अवधारणात्मक समझ में सुधार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, उपाख्यात्मक अभिलेख में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? तो ये बताना है। उपाख्यात्मक अभिलेख मतलब एनेक्डोटल्स रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो समस्याओं पर केंद्रित ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से चूज करना है। समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, बच्चों की शक्ति और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा की पहचान करना। ठीक है, तो देखो शक्ति और कमजोरियों की बात नहीं करनी है। ठीक है, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा की पहचान ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो समस्याओं पर केंद्रित, है ना, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो उसमें क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ उसमें नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वाला पूछ रहे हैं, मैंने ये वाला करेक्ट कर दिया। तो समस्याओं पर केंद्रित होना ये भी नहीं होना चाहिए, और निर्णायक होना ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उपाख्यात अभिलेख में ये दोनों चीज़ होना जरूरी है। ठीक है, बच्चों की शक्ति और कमजोरियों पर ध्यान देना है, बच्चों की रुचि और जिज्ञासाओं की पहचान करना है, तो दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। वो पूछ रहे हैं क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं वाला देखना है हमको, है ना, नहीं वाला देखना है, इसलिए ए और बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, एक ईवीएस कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त अधिगम का संसाधन होगा? तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास अखबार, फ्लैश कार्ड, स्लोगन या फिर पोस्टर। दोस्तों करेक्ट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोस्टर।
अगला प्रश्न है हमारे पास, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता छात्रों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें विभिन्न दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को विभिन्न खेलों के लिए चित्र कार्ड को दिखाकर छात्रों को पढ़ाती है। ठीक है, तो छात्रों की अधिकतम भागीदारी के लिए कौन अधिक प्रभावी रणनीति का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन है हमारे पास सरिता, मीनू। परिस्थिति पर निर्भर करता है या सरिता और मीनू दोनों। दोस्तों करेक्ट आंसर इसमें हमारा या ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरिता। ठीक है, क्योंकि सरिता क्या कर रही है, खेल खेल में पाठ पढ़ा रही है ना। पाठ पढ़ाते हुए सरिता छात्रों को खेल के मैदान में ले जाती है। ठीक है, तो बच्चे प्राइमरी लेवल में क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों को खेल खेल में क्या सिखाया जाता है, तो उनकी लर्निंग वो अच्छे से लर्निंग कर पाते हैं। ठीक है, उनका अच्छे से अधिगम हो पाता है। तो इसलिए सरिता क्या है, अधिक प्रभावी रणनीति होगी, है ना। अधिक प्रभावी रणनीति किसकी होगी, सरिता की। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।